Good morning, dear students. I hope you all are well put at home. And today in this video I will continue the part B of chapter number 5th, Democracy and Citizen. So let's start. So the students, now we are starting the second part of chapter number 5th, डेमोक्रेसी एंड सिटीजन्स. डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग होता है कि लोगों का शासन. डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एन आइडल पॉलिटिकल सिचुएशन. डेमोक्रेसी को एक आइडल पॉलिटिकल सिचुएशन माना जाता है और एक ये शासन करने का एक तरीका है. डेमोक्रेसी डजंट मीन द रूल ऑफ मेजॉरिटी बट इट इज़ अ वे टू फाइनलाइज हु विल रूल द नेशन एंड व्हाट विल बी द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. डेमोक्रेसी का ये मीनिंग हम नहीं मान सकते कि कोई एक मेजॉरिटी के लोग, मेजॉरिटी के पार्टी होगी वो शासन करेगी, बल्कि डेमोक्रेसी एक ऐसा तरीका है जिसके चलते पीपल विल डिसाइड कि हु विल रूल ऑन आवर नेशन, कि हमारी कंट्री के ऊपर कौन शासन करेगा. वो कौन डिसाइड करता है? लोग डिसाइड करते हैं, पीपल डिसाइड करते हैं. एंड व्हाट विल बी द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उनका के क्या मुख्य उद्देश्य रहेंगे. अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज. अब्राहम लिंकन के अनुसार जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन है. तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. मीन्स लोगों से, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा जो बनाई गई गवर्नमेंट होती है, इट इज़ द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट. एंड इट इज़ एन आइडल गवर्नमेंट ऑल्सो, और इसी को एक सबसे आदर्श गवर्नमेंट भी माना जाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन डेमोक्रेसी पीपल चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स. और जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है उसमें जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो खुद अपने में से अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन करके उसको आगे लाते हैं जो कि उनकी बात को आगे तक पहुंचा सके. एंड वी कैन मेक एन आइडल डेमोक्रेसी व्हेन द सिटीजन्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़. एंड इफ़ यू वांट टू मेक आइडल डेमोक्रेसी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी एक आइडल डेमोक्रेसी हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो सिटीजन्स है, जो उस कंट्री के, नेशंस के जो पीपल है, जो लोग हैं, उनको सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा उनके खुद के राइट्स के प्रति और उनकी खुद की जो नेशन के प्रति जो उनके राइट्स हैं और उनके जो ड्यूटीज़ हैं उनकी, उसके लिए एट द फर्स्ट. और उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एट द फर्स्ट द सिटीजन्स शुड बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन एंड शुड बी अवेयर ऑफ द हैपनिंग इन देयर एरिया और नेशन. और जो लोग हैं उनको सबसे पहले तो उनको में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी मैटर को लेकर के एक करेक्ट डिसीजन को ले सके. एंड दे शुड बी अवेयर, और उनको जागरूक भी होना पड़ेगा कि उनके देश में क्या हो रहा है या उनके आसपास क्या हो रहा है. तभी तो वो और सिचुएशन के बारे में पता लगा पाएंगे और सिचुएशन के बारे में जान पाएंगे. तो ही वो, जब तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी किसी चीज़ के बारे में, तो वो डिसीजन कैसे ले पाएंगे. एंड फॉर इट, और इन सब के लिए एट फर्स्ट दे शुड बी एक लिटरेट. उसके लिए उन सबको लिटरेट मीन्स शिक्षित होना जरूरी है. और दे हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस सोर्सेस, और उनको अलग अलग सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी कलेक्ट करनी होगी. तो हाउ कैन दे कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन? दे कैन कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट वेरियस जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी. एंड इट इज़ पॉसिबल व्हेन पीपल विल बी लिटरेट. और ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक तभी पहुँचेगी जब वो शिक्षित होंगे, जब वो पढ़े लिखे होंगे. In which the people elect their representative to form the government is known as representative democracy. Means ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसी को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो इन इंडिया वी कैन ऑल्सो से इंडिया इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. तो हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट कैंडिडेट हु
कंटेंस द इलेक्शन। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अलग अलग पार्टीज होती है ना, जैसे कि भाजपा, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनमें से वो अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है कि इनमें से कौन मीन्स किस पोस्ट के लिए कौन वोट लड़ेगा। उसके लिए दे कैनवास अबाउट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इन्फॉर्म देयर कॉमन पीपल। तो उस जो कैंडिडेट को वो इलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, उनको हम वोट देते हैं, और उनमें से जिस पार्टी के लोग का कैंडिडेट को ज़्यादा मेजॉरिटी में वोट मिलते हैं वो विनर हो जाता है, वो विजेता हो जाता है। तो दे कैनवास, तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करती है कि अपने आप को जिताने के लिए, अपने आप को बेस्ट साबित करने के लिए वो अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ को लेकर के आती है और उन सारी पॉलिसीज़ को वो लोगों तक पहुंचाती है। द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। दे एक्सप्लेन देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू द वोटर्स। पॉलिटिकल पार्टीज हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेमोक्रेसी। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसीज में। अगर कोई ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो वो तो सिंगल पार्टी रूल हो जाएगा, सिर्फ उन्हीं का शासन होगा ना, तो उनको फिर किसी से कंपटीशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए एक से ज़्यादा पार्टी होना ज़रूरी है, ताकि जो डेमोक्रेसी में एक से ज़्यादा पार्टी होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो लोग हैं वो अपने अनुसार उस किस पार्टी का वर्क कर पाएगी, किसका कैसा वर्क है, उसके अनुसार वो उसको सेलेक्ट कर सके। तो दे आर अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। दे हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। तो इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वह लोगों, और पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग होते हैं, जो वर्क करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, वो एक तरह से गवर्नमेंट के और लोगों के बीच की एक कनेक्टिविटी होती है। The representative elected by the people form the government. The party which has secured the majority form the government. तो इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन होता है उसके द्वारा बनती है, और जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। द रिमेनिंग पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन। द अपोजिशन कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। और उसी के साथ में जो पार्टी हार जाती है वो उसकी अपोजिशन में होती है, मतलब कि वो उसके विरोध में होती है। और विरोधी पार्टी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज दे चेक द मिसयूज ऑफ पावर ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पार्टी का जिस समय जो अधिकार, मतलब कि जो गवर्नमेंट में जो पार्टी होती है, अगर वो अपने पावर का किसी का मिसयूज कर सके तो जो उसके अपोजिशन में होगा, जो उसके विरोध में होगा, वो सबसे पहले उसको उन सब गलत कामों को करने से रोकेगी। द अपोजिशन कंट्रोल्स द गवर्नमेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड। तो इस तरह से जो अपोजिशन पार्टी होती है वह गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करती हैं, और उससे रिलेटेड भी जो वर्क उनका होता है उससे रिलेटेड भी उनसे क्वेश्चन करके इस तरह से वो उनको कुछ भी गलत वर्क करने से रोकती है। विच कंपल्स द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द। तो इसकी वजह से जो रूलिंग पार्टी होती है उसको क्या, वो कंपल हो जाती है कि वो देश और प्रजा के हित में वर्क करें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एडल्ट फ्रेंचाइज। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर प्रिंसिपल ऑफ वोटिंग। वोटिंग का यह सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा जाना माना एक सिद्धांत है। वोटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट टू ऑफ ऑल सिटीजन्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड वोटिंग राइट्स टू द सिटीजन्स। तो अगर हम वोट अगर देने चाह रहे हैं, अगर वोटिंग सिस्टम के थ्रू अगर कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की रोल किसका होता है? सिटीजन्स का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स, सारे सिटीजन्स का सबसे इम्पोर्टेंट की रोल होता है। एज वी नो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड वोटिंग राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग राइट मिला हुआ है सारे सिटीजन्स को। एवरी सिटीजन हु हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, हर एक वह नागरिक जिसने कि 18 ईयर्स को कंप्लीट कर लिया है, हैज़ द राइट टू वोट, उन सबको वोट करने का अधिकार है। दिस राइट इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर, क्लास, कास्ट एंड रिलीजन इज अवेलेबल टू ऑल, एंड दिस right is available to all the citizen. We call it universal adult franchise. Every citizen should cast his vote as per his conscience. हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। वह अपनी
खुद के होशो हवास में, खुद की जागरूकता के हिसाब से वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है। एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। तो इसी तरह से जो एडल्ट फ्रेंचाइज है वह इक्वलिटी पर आधारित है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वोटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मीन्स वोटिंग क्या है और इसकी का क्या महत्व है। सो द वोटिंग हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। द वोटर बाय मीन ऑफ बैलेट डिसाइड्स हु विल बी हिज रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स कि वोटिंग, डेमोक्रेसी में वोटिंग का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और जो वोटर्स होते हैं वो अपना वोट दे करके वो डिसाइड करते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। वी हैव हैड बाय नाउ 16 जनरल इलेक्शन इन इंडिया। अभी तक हमारे इंडिया में 16 बार इलेक्शंस हो चुके हैं। एवरी एडल्ट सिटीजन हु हैज़ कंप्लीटेड, और हर एक वह नागरिक जिसने कि 18 ईयर्स को कंप्लीट कर दिया है वह वोट दे करके अपने चॉइस के अनुसार अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। सम ऑफ द सिटीजन डू नॉट यूज़ देयर राइट्स ऑफ वोटिंग। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी उनको जो राइट मिला है, राइट टू वोट, उसका उपयोग नहीं करते हैं। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस आर द मेन रीजन्स बिहाइंड इट। और इसके पीछे में जो लोग ऐसा नहीं करते उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है कि लोग अशिक्षित हैं या फिर वो जागरूक नहीं है, इसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। सम सिटीजन्स हैव डिफरेंट एटीट्यूड दे थिंक। और इसके अलावा एक और रीज़न है, और इसके अलावा एक और रीज़न है कि वो सेल्फ बेनिफिट सोचते हैं कि अगर हमने वोट दे दिया तो उससे हमको क्या फ़ायदा है। बिकॉज दे डू नॉट रियलाइज दैट वोटिंग इज़ नॉट ओनली देयर राइट्स, लाइक क्योंकि वो ये नहीं जानते कि जो वोट देने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ उनका राइट ही नहीं है, ये उनकी ड्यूटी भी है। इट इज़ देयर ड्यूटी टू नेशन। देश के प्रति ये उनका एक कर्तव्य है। इन द इलेक्शन द वोटर हैज़ टू चूज एनी वन अमंगस्ट द वेरियस कैंडिडेट्स। द वोटर शुड बी अवेयर ऑफ द क्वालिटीज़ एंड सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ द कैंडिडेट वाइल मेकिंग द सिलेक्शन। तो इस तरह से जब हम वोट देने जाते हैं तब हम हमारे में से ही किसी एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेटिव बना करके हम उसको इलेक्ट करते हैं। द वोटर, तो इसके लिए जो वोट देने वाला जो व्यक्ति है उसको अवेयर होना चाहिए किसके प्रति, जिसको वो इलेक्ट कर रहा है उसके प्रति, कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, वो कितना एक्टिव है, वो कितना अवेयर है देश के प्रति और लोगों के प्रति। वोटर शुड वोट फॉर द पर्सन हु इज़ फुली डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। तो इस तरह से वोटर को हमेशा उसी पर्सन को इलेक्ट करना चाहिए, उसी को वोट देना चाहिए जो कि पूरी तरह से लोगों के हित की बात करे और देश हित की बात करे। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स इन देयर मैनिफेस्टोस। इसका मतलब इट मीन्स कि जो इलेक्शन में खड़ी होने वाली जो पार्टी होती है वो सारी पार्टीज जो इलेक्शन होते हैं उसके पहले, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि इलेक्शन होते हैं उसके पहले जो पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अलग अलग एरिया में जा करके अपने प्रचार प्रसार करते हैं और उसी के साथ में वो बहुत सारे जो नए नए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको लेकर के आते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि जैसे कि अगर कहीं पर कोई कमी है किसी विलेज में या फिर किसी एरिया में तो उस स्कूल नहीं है तो स्कूल का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, कॉलेज नहीं है तो कॉलेज का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, रोड नहीं है तो रोड का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, और अगर पानी की सुविधा नहीं तो उसको अवेलेबल करवाएंगे। तो इस तरह से उनके अपने अलग अलग और भी बहुत सारी पॉलिसीज होती है जिसको वो इंट्रोड्यूस करते हैं। द सिटीजन शुड कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव फेथ इन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। लेकिन लोगों को उनकी जो बातें होती हैं उनके में नहीं आकर के सिर्फ उन्हीं लोगों को फेवर करना चाहिए, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को फेवर करना चाहिए जो कि सच में देश के हित की बात करते हो और देश की एकता और अखंडता की बात करते हो। वोटिंग बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन वीकन्स द डेमोक्रेसी। तो इस तरह से अगर कुछ लोग अगर जब वोट देंगे, अगर वो ये सोच के देंगे कि हमारी कास्ट का है, हमारे धर्म का है, हमारे एरिया का है, तो इस तरह से जो सही व्यक्ति होगा, जो सही रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सामने नहीं आ पाएगा। नाउ द नेक्स्ट point is fundamental rights. As we know, our constitution has provided us some fundamental rights also, and these rights are provided to all the citizens for overall development
of the people. It is the duty of the state to protect these rights. Judiciary and is the custodian of the constitution. The fundamental rights are protected by the judiciary. तो इस तरह से जो हमको राइट्स मिले हुए हैं, अगर उस राइट्स को हमको नहीं मिल पाते हैं या फिर कुछ लोग उन राइट्स से हमको वंचित करते हैं या उसके कुछ विरोध में जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जुडिशरी मतलब कि न्याय व्यवस्था भी है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो द 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार, सभी को कंट्री में रहने वाले सारे लोग समान हैं, उनसे किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, हर एक नागरिक आज़ाद है, अपनी कंट्री में वह आज़ाद है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, अगर उसका शोषण होता है तो वो उसके खिलाफ बोल सकता है, उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सबको अपने अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, उसको अपने धर्म को फॉलो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हर कोई जो भी पढ़ना चाहता है, जितने भी वो एजुकेशन को हासिल करना चाहता है वो इतना पढ़ लिख सकता है और अपने अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी सबको फॉलो करने का अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसके अलावा अगर संविधान में कुछ ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है, इसमें सुधार होना चाहिए, तो उस सुधार को करने का भी सभी को अधिकार है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज अलोंग विद द फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको कंट्री ने कुछ राइट्स दिए हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है टुवर्ड्स द नेशन, नेशन के लिए आपकी भी कुछ ड्यूटीज़। सो इफ़ वी आर कॉन्शियस ऑफ our fundamental rights, we must be responsible towards our fundamental duties for the development of country। तो अगर हमको हमारी कंट्री ने, हमारे संविधान ने कुछ राइट्स दिए हैं तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके प्रति भी हम इतने ही कॉन्शियस रहे तो हमारे देश का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो सके। सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो कुछ मेंशन की गई हैं, उनमें से कुछ इस तरह से हैं। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इन इंडिया टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया में रहने वाले हर एक नागरिक का ये सबसे पहले ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखे हुए सारी बातों को फॉलो करे, उसमें जो भी लिखा गया है उस सारी बातों को फॉलो करे, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनका। द सिटीजन शुड शो रेस्पेक्ट टू इट्स आइडल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, और हर एक नागरिक को अपने देश के नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और उसके राष्ट्र से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। द सिटीजन and to protect the unity and integrity and preserve it, and the duty to protect country and serve the nation। और उसी के साथ हर एक नागरिक के यह ड्यूटी भी बनती है कि वह देश की एकता, अखंडता को प्रिजर्व, सुरक्षित करके रखे, और उसी के साथ प्रोटेक्ट कंट्री एंड सर्व द नेशन ऑन द कोल, और जब भी ज़रूरत पड़े अपने देश के सेवा, देश के हित के लिए वह जब भी जरूरत हो देश सेवा के लिए आगे आए। ऑल्सो टू क्रिएट हारमोनी एंड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल इन इंडिया, और इसी के साथ सारे लोगों में भाईचारे और शांति की जो फीलिंग होती है उसको क्रिएट करें। एंड दिस फीलिंग शुड बी अबोव, और जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब भाई भाई हैं तब हमको न किसी धर्म के बारे में सोचना है, न किसी लैंग्वेज के बारे में सोचना है, न हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमको उसके एरिया के बारे में सोचना है। तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हमको कुछ राइट्स दिए हैं तो हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स आवर कंट्री, हमारी कंट्री के लिए। नाउ राइट्स, ह्यूमन राइट मीन्स मानवाधिकार, enforced by law and ensured by the administration. Human rights are those rights which are essential for the development of personality of man and for the independent discharge of his duty। मीन्स मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो कि कानून और प्रशासन के द्वारा जो लागू किए गए हैं, और हर एक इंसान को यह भी प्राप्त हैं ताकि वह अपने ज़रूरत के हिसाब से पूरी तरह से अपने आप को विकसित कर सके और अपना खुद के ऊपर वह
जो उसकी जिम्मेदारियां वगैरह हैं वो खुद उसका निर्वाह कर सके। ह्यूमन राइट्स मीन्स द नेचुरल राइट्स एक्वायर्ड बाय द मैन, द करेक्ट यूज ऑफ विच हेल्प मैन इन द प्रोग्रेस ऑफ हिज ओवरऑल डेवलपमेंट। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स मीन्स वह प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति के द्वारा नेचुरल राइट्स इसको माना जाता है, दिए गए वो राइट्स जिसका कि सही तरीके से यूज़ करके इंसान अपने आप को पूरी तरह से डेवलप कर सके। स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, स्पेयर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स मीन्स मानव अधिकार के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो मानव अधिकार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक मीन्स वो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया है। इट इज़ द स्पेयर ऑफ ह्यूमन राइट इज़ वेरी वास्ट। इट कंटेंट, इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे एरिए कवर होते हैं, जैसे कि वैरायटी ऑफ सिटीजन्स, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग, राजनीतिक अलग अलग तरह की पार्टी, सोशल अपना अपना सबका अलग अलग सामाजिक स्तर होता है, आर्थिक स्तर होता है, सांस्कृतिक अधिकार मतलब कि उस सबके अपने अपने संस्कृति को फॉलो करने के अलग अलग सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। टू अंडरस्टैंड दिस राइट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। और इनको समझने के लिए इनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। दोज राइट्स विच एवरी ह्यूमन एक्वायर्ड फ्रॉम बर्थ एंड आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। और इसमें वो सारे राइट्स आते हैं जो कि इंसान को जन्मजात मतलब कि जब वो जन्म लेता है तब से उसको मिलते हैं और वो उसकी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। मीन्स कि जैसे कि अगर कोई जन्म लिया है तो वो बड़ा होगा, उसको कोई बड़ा होने से, उसको विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके जो अंदर जो फीलिंग्स आती है वो फीलिंग्स भी आएगी, उन फीलिंग्स को कोई नहीं रोक सकता है, लाइक दैट। सेकेंड वन, दोज राइट विच आर बेसिक फॉर द एक्सिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा वो अधिकार जो मानव जीवन और उसके विकास के लिए मुख्य आधार होते हैं, जैसे कि वो कैसे रहना चाहता है, वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड कैसे बनाना चाहता है और उसके विकास के लिए मतलब कि वो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकता है, अपनी किसी भी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी कर सकता है। एंड थर्ड वन, दोज राइट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ विच सम सोशल कंडीशन आर एसेंशियल। और वे अधिकार जिनको पाने के लिए उचित सामाजिक दशाओं अथवा परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। मतलब कि अगर वह अपने आप को डेवलप करने के लिए समाज में किस तरह से प्ले करेगा, किस तरह का रोल प्ले करेगा, अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए वो किस तरह से करेगा, ये सारे उसके अधिकार के। लेकिन इसमें वो काम नहीं कर सकता जो कि इलीगल हो। फोर्थ वन इज दोज राइट विच आर बेस्ड ऑन द प्राइमरी नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ मैन। और इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी में वो सारे राइट्स आते हैं जो कि इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। बेसिक नीड्स जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी इंसान को जब अगर उसने जन्म लिया तो उसको खाने के लिए पेट भरने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, ये सारे भी उसके अंतर्गत आते हैं। एंड डिमांड ऑफ मैन, और जो कि उसकी सबसे प्रमुख डिमांड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लेरेशन ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। मतलब कि यूएनओ ने ह्यूमन राइट्स डे को कब, ह्यूमन राइट्स हैं सारे लोगों के पास, उसको डिक्लेयर कब किया ताकि सारे लोग उसके बारे में जागरूक हो सके और उसके बारे में जान सके। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अचीवमेंट ऑफ यूएन इन इट्स endeavor to protect human right was the declaration of universal human right by the General Assembly on December 10, 1948। ओके, तो यूएनओ के द्वारा ह्यूमन राइट्स को कब डिक्लेयर किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए हर साल एवरी ईयर ऑन 10th दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में हर साल 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे को मनाया जाता है पूरे विश्व में। द डिक्लेरेशन स्टेट्स एवरी पर्सन इज फ्री। तो उसमें जब 10 दिसंबर 1948 को जब ये ह्यूमन राइट डे को डिक्लेयर किया गया था, तो जब डिक्लेयर किया तो उसके साथ क्या डिक्लेयर किया गया, मतलब क्या ऐसा बोला गया? तो डिक्लेरेशन क्या था? एवरी पर्सन इज फ्री बाय बर्थ एंड हैज़ इक्वल राइट एंड डिग्निटी। कि जन्म से हर एक व्यक्ति फ्री है और वह समान है, उसको अधिकार है और समान उसका ओहदा है। टू एक्वायर दिस राइट्स एंड फ्रीडम, और इस तरह से वह अपने अधिकारों को पाने के लिए, उन अधिकार और स्वतंत्रता को प्राप्त करने में लोगों को भी मतलब कि उसको जो अधिकार है, जो उसको
फ्रीडम जो उसको मिली है उसको किसी भी बेस पर उससे नहीं छीना जाएगा कि वह किसी जात का है, किसी रिलीजन का है, किस लैंग्वेज को बोलता है, उसके आधार पर उससे कोई भी उसका अधिकार और उसकी आज़ादी को नहीं छीन सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन राइट्स एंड इट्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब कि उनका संरक्षण कैसे हो, उनका सुरक्षा कैसे हो। दिस राइट कैन बी टेकन टू डिफरेंट सोशल लेवल ऑफ सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर लोगों को अब ह्यूमन राइट्स के बारे में जब तक पता नहीं होगा, जब उनको वो खुद अवेयर नहीं होंगे, तब तक वो किस तरह से उन अधिकारों के बारे में जान पाएंगे। और अगर कोई उनके साथ ज्यादती करता है, ज़बरदस्ती करता है, तो वो उसको रोक कैसे पाएंगे। तो उसके लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स हैं, कुछ प्रयास किए गए हैं, वो इस तरह से हैं कि टू टेक आउट रैलीज फ्रॉम ह्यूमन चेन्स एंड टू ऑर्गेनाइज मिशन फॉर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इस तरह से रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला को बनाना, मतलब कि लोग एक जब अगर किसी को पता है तो वो दूसरे को उस चीज़ के बारे में बताए। और इस तरह से वो अपने अधिकारों के प्रति, अगर जब हमको खुद को अगर हमको हमारे अधिकार नहीं पता है तो फिर हम चुपचाप ही बैठे रहेंगे। अगर कोई कुछ गलत करता है तो हम उसको सहते रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको खुद को अवेयर होना जरूरी होता है। सेकेंड इज टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन थ्रू द मीडियम ऑफ टेलीविज़न, रेडियो, वीडियो, फिल्म्स। तो इस तरह से ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों तक, हर एक को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये टेलीविज़न, रेडियो, वीडियो, इन सब के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। थर्ड वन इज टू प्रोपेगेट एंड कम्युनिकेट थ्रू न्यूज़पेपर, पोस्टर एंड स्लोगन। और इसी के अलावा न्यूज़पेपर, स्लोगन, इन पोस्टर, इनके द्वारा भी हमको लोगों को इससे ह्यूमन राइट्स का प्रचार प्रसार हमको करना चाहिए। एंड टू ऑर्गेनाइज टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग मीटिंग एंड सेमिनार। और इसी तरह से सेमिनार्स भी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाने चाहिए, ऑर्गेनाइजर्स करवाने चाहिए, जिसमें कि जो भी लोग उन सेमिनार्स को अटेंड करेंगे वो अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में जान सके। नेक्स्ट पॉइंट इज द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन, कि हमारे मध्य प्रदेश में ह्यूमन राइट को कब इम्प्लीमेंट किया गया। ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ बी इस्टेब्लिश्ड इन आवर कंट्री फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब कि मानव के जो अधिकार हैं, जो बेसिक उनके जो राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट कमीशंस का स्थापना हमारी कंट्री में भी की गई है। द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो इसके अनुसार अगर जब हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में ऑन 6 जनवरी 1992 में मध्य प्रदेश में द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 इफेक्टिव फ्रॉम 28 सितंबर 1993। इस्टेब्लिश तो तब हो गई थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट, मतलब कि वो जब इफेक्ट में कब आई थी, उसका प्रभाव 28 सितंबर 1993 में आया था। वॉज पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट in accordance to which the Madhya Pradesh Human Rights Commission was formed, which is an independent and autonomous body। तो इस तरह से हमको यहाँ पर क्या याद रखना है कि एमपी में ह्यूमन राइट डे का मतलब कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्टेबलाइजेशन कब हुआ था। whose aim to protect the right mentioned in the above। तो इस तरह से जब हमारे एमपी में, हमारे कंट्री में भी इस कमीशन का स्थापना हो गई, तो उनका भी वही काम है कि लोगों के जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। इन एडिशन टू दिस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंडोवर्स टू स्प्रेड ह्यूमन राइट्स टू कॉमन मासेस। और इसके अलावा, इनको प्रोटेक्ट करने के अलावा इनकी ये भी ड्यूटी बनती है कि लोगों तक उन सारे ह्यूमन राइट्स को पहुंचाए, मतलब कि उनका प्रचार प्रसार करे, ताकि हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के, अपने ह्यूमन राइट्स के, अपने बेसिक अधिकारों के बारे में जान सके और उसका सही तरीके से यूज़ कर सके। तो ऑफिस ऑफ एमपी ह्यूमन राइट कमीशन इज सिचुएटेड, और हमारे एमपी में जो ह्यूमन राइट कमीशन का जो ऑफिस है वो भोपाल में इस्टेब्लिश्ड है। द पीपल हुज ह्यूमन राइट्स हैव बीन वायलेटेड कैन प्रोटेक्ट देयर राइट्स थ्रू द कमीशन। तो इस तरह से अगर किसी से भी उसके बेसिक राइट्स को, उनके ह्यूमन राइट्स को छीना जाता है, अगर कोई उनको उसके खिलाफ होता है, तो वो उनके खिलाफ, मतलब कि जो उनके खिलाफ ऐसा कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो उनको लेकर के कंप्लेन कर सकते हैं। तो हाउ कैन दे कंप्लेन, वो अपनी कंप्लेन को आगे
कहाँ कैसे ले जाएंगे। वेज टू सेंड कंप्लेंट्स टू द कमीशन, तो वो ह्यूमन राइट कमीशन तक अपनी कंप्लेंट्स किस तरह से पहुँचाएंगे। फर्स्ट, कंप्लेंट्स कैन बी सेंड टू द कमीशन डायरेक्टली बाय द एग्रीव्ड पर्सन और थ्रू समवन एल्स। तो इस तरह से जो व्यक्ति पीड़ित है, जिसके साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है, वह व्यक्ति खुद ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर के उनके जो उनके साथ गलत कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कंप्लेंट वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं या किसी और के थ्रू भी करा सकते हैं। द कंप्लेंट कैन बी रिटर्न, ये कंप्लेंट हो सकता है कि आप रिटर्न भी उनको रजिस्टर करवा सकते हो, और जब आप उसको रिटर्न में, जैसे हम एप्लीकेशन लिख करके देते हैं, हम ऐसा वहाँ पर लिख करके दे सकते हैं किसी एक ऑर्डिनरी जो हमारा पेज होता है उसी के ऊपर, एंड सेंड डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ द कमीशन, और डायरेक्टली हम उसको जो भोपाल में जो इसका हेडक्वार्टर है वहाँ पर हम इसको भेज सकते हैं। लीगल हेल्प और लॉयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द कंप्लेंट, और इस कंप्लेंट को करने के लिए हमको किसी वकील या फिर किसी भी और शिकायत वकील की आवश्यकता नहीं होती है। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ फॉर्मेट, नो नीड ऑफ एनी स्टाम्प पेपर और फी टू सेंड द कंप्लेंट, और इस तरह की कंप्लेंट को हमको कमीशन तक भेजने के लिए हमको न किसी फॉर्मेट की, न किसी स्टाम्प पेपर की और किसी भी तरह का कोई भी फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Success of democracy. We have to protect and develop our democracy. Success of democracy depend on the following factors. तो जो डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है वो डिपेंड करती है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिससे कि डेमोक्रेसी सक्सेस हो सकती है। तो नाउ वी विल डिस्कस द सम फैक्टर्स विच सक्सेस द डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी को सफल बनाते हैं। फर्स्ट वन इज लिटरेट सिटीजन्स। जो सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उस कंट्रीज के जो भी सिटीजन्स हैं दे शुड बी लिटरेट। लिटरेट मीन्स पढ़े लिखे शिक्षित होने चाहिए। पीपल पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इन अ डेमोक्रेसी। द पार्टिसिपेशंस कैन बी इफेक्टिव ओनली व्हेन द सिटीजन आर इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल इशूज़। तो पॉलिटिकल इश्यूज को समझने के लिए क्या कंडीशन है, हमारे कंट्री में क्या, कहाँ पर क्या चल रहा है, और उन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले उनका लिटरेट होना ज़रूरी है और उनका जागरूक होना ज़रूरी है, और उनको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। देयरफॉर सिटीजन मस्ट बी एजुकेटेड, मतलब कि उनका पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना जरूरी है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट सिटीजन शुड नो द लोकल, और इसी के अलावा उन लोगों को, सिटीजन्स को, सारे लोगों को वहाँ के लोकल मतलब अपने एरिया के नेशनल और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के बारे में उनको पता होना चाहिए, तो ही जाकर के वो उस बारे में गेस लगा पाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लायक है या नहीं है। द इलिटरेट सिटीजन्स कैन नॉट एक्सरसाइज वोटिंग राइट इन करेक्ट। तो इस तरह से जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो लोग अपने वोटिंग राइट का सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनको उन सारी समस्याओं के बारे में पता नहीं है, वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो फिर वो उस सही व्यक्ति को वोट नहीं देंगे, और जो उनको लालच देगा, ग्रीडी मतलब कि लालच दे करके जो उनको अपने फेवर में लेगा, वो ऐसे लोगों को वोट दे देंगे। वे नॉर दे कैन कंसिडर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज क्लियरली, क्योंकि उनको न तो पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में और ना ही हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति होती है उसके बारे में पूरी तरह से पता होता है। एन एजुकेटेड सिटीजन इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर सिटीजन्स का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन, so the second factor is political awareness. Political awareness means that citizens should be aware about political issues and have the ability to think and consider these issues with political point of view. Means लोगों का political पार्टी के प्रति और उनकी एबिलिटी के प्रति और उनके इश्यूज़ की, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस सब के प्रति लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है। अगर वो उनके बारे में सही तरीके से नहीं जानेंगे कि कौन सी पार्टी वर्क करती है, कौन सी पार्टी वर्क नहीं कर रही है, तो फिर वो जब वोट देने जाएंगे तो किस तरह से अपना वोट दे पाएंगे। दे शुड ऑल्सो बी एबल टू डिफ्रेंशिएट, और उसके अलावा लोगों में इतनी और भी जागरूकता होनी चाहिए
कि वह डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सी जो गवर्नमेंट आएगी तो वो लोगों के और देश के हित में काम करेगी और कौन सी गवर्नमेंट हमारे देश के और लोगों के हित में नहीं होगी। लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ पीपल टर्न्स डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ मोबोक्रेसी। अगर इस तरह से लोगों के में अगर अवेयरनेस नहीं होगी डेमोक्रेसी को लेकर के और पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकर के, तो फिर वापस से क्या होगा कि हमारी जो कंट्री वो डेमोक्रेसी से वापस से मोबोक्रेसी, मतलब कि जो एक किसी एक पार्टी का शासन होता है या फिर राजाओं का जो शासन होता है, मोनार्ची जिसको कहते हैं हम, उस तरह का वापस से हमारी कंट्री हो जाएगी। द नेक्स्ट फैक्टर इस लिबर्टी ऑफ प्रेस, मतलब कि जो प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मीन्स जहाँ पर ये मैगजीन्स न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं, तो उसकी भी स्वतंत्रता होना जरूरी है। अगर वो किसी एक के अंडर में आ जाएंगे, अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में आ जाएंगे, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही छापते रहेंगे, उन्हीं की प्रशंसा में छापते रहेंगे, उन्हीं की तारीफ करते रहेंगे, तो उनकी जो नेगेटिविटी है जो पार्टी की, वो कैसे लोगों के सामने आएगी। सो एन इंडिपेंडेंट प्रेस इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। द फ्री प्रेस इज नीडेड सो दैट गवर्नमेंट मे नॉट इंक्रोच अपॉन द फ्रीडम ऑफ सिटीजन। अगर फ्री प्रेस नहीं होगी तो जो गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वह लोगों की स्वतंत्रता को बाधित कर देगी, उसके ऊपर अपना कब्जा कर देगी। द फ्री प्रेस विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट प्रेशर, तो इस तरह से जो प्रेस होती है उसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी के प्रेशर में आए, जो भी बात है, जो भी व्यू है उनका, वो उनको प्रेस करने का, मतलब कि उनको छापने का अधिकार होना चाहिए। एंड प्रेजेंट द डिमांड ऑफ पब्लिक बिफोर द गवर्नमेंट, और उसके अलावा कि कहाँ पर क्या कमी है, किस एरिया में क्या कमी है, वो सारी बात वहाँ के व्यक्ति बार बार जा कर के तो गवर्नमेंट, मतलब कि हाई लेवल तक नहीं ले जा सकते ना, तो इसलिए वो सारी चीज़ों को क्या होगा, जब प्रेस होती है वो जब स्वतंत्र होकर के सारी नेगेटिविटी को, सारी चीज़ों को अगर उसको अपने न्यूज़पेपर में वगैरह में छापेगी, शो करेगी, तो वो हर एक जन जन तक भी पहुँचेगी और गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। गवर्नमेंट को भी क्या होता है कि जब उनके रूलिंग पार्टी में अगर कोई वर्क सही तरीके से नहीं होता है, तो जब वो बात अगर पेपर में, न्यूज़पेपर वगैरह में अगर छपती है, तो उनको भी अपनी पार्टी का जो फेमस, जो नाम वगैरह होता है, उसको खराब होने का डर लगा रहता है। तो इस तरह से जो प्रेस होती है उसको भी स्वतंत्र होना चाहिए, बिना किसी के प्रेशर में आए हो उसको भी वर्क करना चाहिए, जो भी सही बात है उसको वो शो करे। इट इज़ ओनली प्रेस दैट हाईलाइट्स पब्लिक इंटरेस्ट इशू, तो सिर्फ ये एक प्रेस ही होती है जो कि लोगों के हित के बारे में, जो उनके जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में सोच करके उसके बारे में हाईलाइट कर सकती है, लोगों तक उसको, गवर्नमेंट तक उसको पहुंचा सकती है। दैट इज़ वाई फ्री प्रेस इज कॉल्ड द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह से जो फ्री प्रेस है वह जो लोकतंत्र का एक फोर्थ पिलर माना गया है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी इज मस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसी तरह से डेमोक्रेसी में सामाजिक और आर्थिक इक्वलिटी का भी होना जरूरी है, समान। सो डेमोक्रेसी कांट वर्क प्रॉपरली इफ देयर इज हाई लो, रिच पुअर एंड अनटचेबिलिटी प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। अगर जब तक समाज में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छुआछूत, अगर इस तरह की समस्याएं फैली रहेगी तो जो डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। द सेम इकोनॉमिक कंडीशन विल ऑलवेज क्रिएट म्यूचुअल रिवेलरीज अमंग डिफरेंट सेक्शन इन द सोसाइटी। इसी तरह से जब आर्थिक जो स्थिति होती है, कंडीशन होती है लोगों की, वह भी लोगों के बीच में बहुत प्रतिस्पर्धा, मतलब कि बहुत एक कंपटीशन का भाव जो होता है वो लोगों के बीच में क्रिएट करता है। द डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर क्रिटिकली डैमेज डेमोक्रेसी। तो इस तरह से जो अमीर गरीबी का जो डिवाइडेशन होता है वह भी डेमोक्रेसी के लिए एक मतलब कि उसका एक लिए एक हानिकारक फैक्टर साबित हो सकता है। हैंस देयर शुड बी अ सोसाइटी वेयर द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच इज लेस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इज। So democracy can't work properly if there is high low, rich poor and untouchability prevalent in the society। अगर जब तक समाज में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छुआछूत, अगर इस तरह की समस्याएं फैली रहेगी तो जो डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। द सेम इकोनॉमिक कंडीशन विल ऑलवेज क्रिएट म्यूचुअल रिवेलरीज अमंग डिफरेंट सेक्शन इन द सोसाइटी। इसी तरह से जब आर्थिक जो स्थिति होती है,
कंडीशन होती है लोगों की, वह भी लोगों के बीच में बहुत प्रतिस्पर्धा, मतलब कि बहुत एक कंपटीशन का भाव जो होता है वो लोगों के बीच में क्रिएट करता है। द डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर क्रिटिकली डैमेज डेमोक्रेसी। तो इस तरह से जो अमीर गरीबी का जो डिवाइडेशन होता है वह भी डेमोक्रेसी के लिए एक मतलब कि उसका एक लिए एक हानिकारक फैक्टर साबित हो सकता है। हैंस देयर, तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स थे, लाइक लिटरेट सिटीजन्स, सेकेंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, थर्ड लिबर्टी ऑफ प्रेस, एंड फोर्थ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी विच सक्सेस द डेमोक्रेसी, जो कि हमारी डेमोक्रेसी को सक्सेस करती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द चैप्टर and please read it again carefully and try to understand. If you have any doubt, please contact to me and I will send a PDF of question answer. You have to learn and write them in your notebook carefully. Okay, see you again in the next class. Bye.